हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन पूरी शक्ति के साथ कर रहे होंगे। तो आज हम 20 क्वेश्चन सीरीज के छठे लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम जीएस के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, जो कि आगामी एग्जाम्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें करंट्स, प्रीवियस ईयर और साथ ही आने वाले एग्जाम्स के मॉडल प्रश्नों को रखा गया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। इसीलिए इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंचे। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। ऑप्शन नंबर बी है, गांधी जी ने गोवालिया टैंक मैदान में दिए गए अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर सी है, भारत छोड़ो आंदोलन का तत्कालीन कारण अगस्त प्रस्ताव का पतन था। ऑप्शन नंबर डी है, अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। तो इसमें देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं बोला गया है। तो पहला कथन देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। ये कथन बिल्कुल सही है, तो ये तो सही हो गया। बी है, गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में दिए गए अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया था। ये बात भी बिल्कुल सही है। अगला है कथन, अगला ऑप्शन है, भारत छोड़ो आंदोलन का तत्कालीन कारण अगस्त प्रस्ताव का पतन था। नहीं, इसका कारण था क्रिप्स मिशन का जो था वो फेल हो जाना, उसके कारण हुआ था। तो ये कथन गलत है, यानी ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। इन्होंने ही, अरुणा आसफ अली, जो जिसे ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है, अरुणा आसफ अली एक महिला थी और इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है उस समय में। तो इन्होंने ही मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय ध्वज को फहराया था। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन का तत्कालीन कारण अगस्त प्रस्ताव का पतन था, जो कि गलत बात है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर डी, विश्व व्यापार संगठन। फिर से सुन लीजिए ऑप्शन। ऑप्शन ए, आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन नंबर सी, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर डी, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ। इसने ही, इस संगठन ने ही विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट को प्रकाशित किया है, जो कि मई 2024 में प्रकाशित किया था, जिसमें बताया गया था 403 मिलियन से अधिक आदमी अभी पूरे विश्व में रोजगार में पिछड़ चुके हैं। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। ये विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? आईएलओ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। बाकी डाटा को याद रखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, इस पॉइंट्स को याद रखिएगा। चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, बराबर गुफा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बराबर गुफा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हैं। कथन एक, वे अखंड ग्रेनाइट चट्टान से बने हैं। ऑप्शन दो, इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। ऑप्शन तीन, बौद्ध मूर्तिकला के अलावा गुफाओं में कई हिंदू और जैन मूर्तियां भी पाई जाती हैं। तो ये बराबर गुफा की बात करें तो सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। मुख्य रूप से ये आजीविकों को लेकर था, लेकिन इसमें बौद्ध, हिंदू और जैन मूर्तियां भी पाई जाती हैं। तो इसका पहला कथन जो है, ये अखंड ग्रेनाइट से बना हुआ है, तो ये बिल्कुल सत्य है।
ये ग्रेनाइट से ही बना है और एक ही पत्थर को काट के तराश के बना हुआ है, इसीलिए अखंड ग्रेनाइट हो गया। कथन 2 है, इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। ये कथन भी बिल्कुल सत्य है, इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। कथन 3 है, बौद्ध मूर्ति कला के अलावा गुफाओं में कई हिंदू और जैन मूर्तियां भी पाई जाती हैं। ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। थोड़ा देख लेते हैं इसके डिटेल्स को। तो देख सकते हैं बराबर गुफाओं में कौन कौन से गुफाएं हैं, और बराबर गुफाओं में लोमस ऋषि की गुफा, सुदामा गुफा, विश्वकर्मा गुफा और करण चौपर गुफाएं शामिल हैं। इसकी बात निर्माण की बात करें तो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के समय इसको माना जाता है। यह अखंड ग्रेनाइट चट्टान से उकेरा गया है। ये चट्टाने को काट वाली गुफाएं हैं। बराबर गुफाएं सबसे पुरानी बची हुई चट्टान काट वाली गुफाएं हैं, यानी अभी तक जो चट्टान को काट के बनाई हुई गुफा है उसमें सबसे पुरानी गुफा है ये, जो अभी बची हुई है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर के साथ बढ़ता है। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर के साथ बढ़ता है, किसके साथ बढ़ता है? तो ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR के को इंक्रीज होने पर। ऑप्शन बी है जनसंख्या की बैंकिंग आदत में वृद्धि, यानी अधिक से अधिक जनसंख्या बैंक से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि, इंक्रीज इन द SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ऑप्शन डी देश की जनसंख्या में वृद्धि के साथ। तो अर्थव्यवस्था की मुद्रा गुणक की बात की गई है, मनी मल्टीप्लायर कैसे बढ़ेगी? तो CRR तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसको अगला दिया है जनसंख्या की बैंकिंग आदत में वृद्धि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैंकिंग आदत में वृद्धि। लोगों की बैंकिंग आदत में वृद्धि होती है, यानी लोग अधिक से अधिक बैंक्स में पैसा लंबे समय के लिए जमा करते हैं, तो इससे मनी मल्टीप्लायर बढ़ता है। और SLR भी नहीं होगा। देश की जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोगों का बैंक से जुड़ना भी जरूरी है। थोड़ा देख लेते हैं इसको डिटेल में। देखिए, लोगों की बैंकिंग आदत में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि हो सकती है, यानी लोग अगर बैंकिंग आदतों को अपना बढ़ाते हैं तो इससे मुद्रा गुणक में वृद्धि होता है। जब कोई ग्राहक अल्पकालिक जमा खाते में जमा करते हैं तो बैंकिंग संस्थाएं किसी अन्य व्यक्ति को आरक्षित आवश्यकता को घटाकर एक ऋण दे सकता है, जबकि मूल जमाकर्ता अपनी प्रारंभिक जमा राशि का स्वामित्व बनाए रखते हैं, यानी उसी पैसा से किसी को ऋण दिया जा सकता है जो आप जमा किए हैं, जबकि आपके मूल खाते में वो पैसा रहती हैं, जमा ही रहती हैं। तो ये बैंकिंग आदतें बढ़ेंगी, लोग बैंक्स में पैसा जमा करेंगे तो उससे ये होता है। तो याद रखिएगा, यही सब बातें हैं। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिका अंग कोशिका विभाजन में मदद करता है? कौन सा कोशिका अंग कोशिका विभाजन में, कोशिका का कौन सा अंग कोशिका विभाजन में मदद करता है और कोशिका की गतिविधि और आनुवंशिकी चरित्र को नियंत्रित करता है? फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कौन सा कोशिका का अंग कोशिका विभाजन में मदद करता है? कोशिका में कौन सा ऐसा अंग होता है जो कोशिका के विभाजन में मदद करता है और कोशिका की गतिविधि और आनुवंशिक चरित्र को भी निर्धारित करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कोशिका द्रव्य, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी नाभिक, ऑप्शन डी सेंट्रोसोम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नाभिक। नाभिक जो है वो कोशिका का ऐसा अंग है जो कोशिका के विभाजन में मदद करता है और कोशिका की गतिविधि और आनुवंशिक चरित्र को भी नियंत्रित करता है। नाभिक जो होते हैं वो अक्सर विकसित कोशिकाओं या विकसित जीव में ही पाए जाते हैं, जो कि कोशिकाओं के विभाजन में मदद करते हैं। थोड़ा इसका हम डिटेल देख लेते हैं। ये देखिए, कोशिका नाभिक। नाभिक एक अत्यंत विशिष्ट अंग है जो कोशिका के सूचना प्रसंस्करण और प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता है, यानी ये पूरे कोशिका को मैनेज करता है नाभिक, और सूचनाओं को भी प्रसारित करता है। इस अंग के दो प्रमुख कार्य हैं। यह कोशिका की आनुवंशिक सामग्री या DNA को संग्रहित करती है, यानी हमारा जो DNA है, आनुवंशिक सामग्री है, वो नाभिक में ही संग्रहित रहती है। यह कोशिका की गतिविधियों का समन्वयन करती है, जिसमें वृद्धि, मध्यवर्ती चयापचय,
प्रोटीन संश्लेषण, प्रजनन यानी कोशिकाओं का विभाजन शामिल है। ये सब इसी में आते हैं। यह केवल उन्नत जीवों की कोशिकाओं में है, जिसे यूकैरियोटिक्स के रूप में जाना जाता है, नाभिक होती हैं। यह केवल उन्नत जीवों जैसे मनुष्य या बड़े जीव हैं इसमें पाए जाते हैं। आमतौर पर प्रत्येक कोशिका में केवल एक नाभिक होती है, लेकिन कुछ अपवाद भी है, यानी एक से अधिक भी कहीं हो सकते हैं जो कि अपवाद हैं, जैसा कि स्लाइम मोल्ड्स की कोशिकाएं और शैवाल के सैफोनेलिस समूह। तो इन सबको याद रखिएगा। अगला है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जैसे सरल एक कोशिकीय वाले जीवों में नाभिक नहीं होते हैं, यानी एक कोशिकीय जीव में नाभिक नहीं होते, यानी जो विकसित जीव है उसी में नाभिक होते हैं। इन जीवों में कोशिका की सभी जानकारी, प्रशासनिक कार्य पूरी कोशिका द्रव्य में फैले होते हैं। तो सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, इससे कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, वुड्स डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वुड्स डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन है, कथन 1, अनुदान सहायता प्रणाली शुरू की गई। कथन 2, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। कथन 3, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। ऑप्शन दिया, ऑप्शन 1 केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी केवल 1, 2 और 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा देख लेते हैं। वुड्स डिस्पैच क्या था? इसमें क्या था, विश्वविद्यालयों की स्थापना और शिक्षा के प्रसार, स्थानीय स्तर पे शिक्षा के प्रचार प्रसार की बात की गई थी। इसका मेन मोटिवेशन का सोर्स इंग्लैंड की विश्वविद्यालय थी। तो इसमें पहला है, अनुदान सहायता प्रणाली शुरू की गई, बिल्कुल सत्य है। वुड्स डिस्पैच के माध्यम से अनुदान दिए गए, 1 लाख रुपया तक का अनुदान दिया गया था, जिससे स्थानीय स्तर पे विश्वविद्यालय, पब्लिक यानी सरकारी स्कूल खोलने की बात की गई थी और विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी। ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी। ये कथन गलत है। अभी सिफारिश नहीं, सिर्फ वकालत की गई थी कि अंग्रेजी भी एक भाषा के रूप में होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ अंग्रेजी में हो ऐसा नहीं था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2, ए सही। थोड़ा इसका डिटेल देख लेते हैं, देख लीजिए। वुड डिस्पैच में क्या हुआ था? वुड डिस्पैच ने प्राथमिक विद्यालयों में स्थानीय भाषाओं में, हाई स्कूलों और एंग्लो वर्नाकुलर भाषाओं और अंग्रेज के छात्रों के लिए अंग्रेजी उपयोग की वकालत की थी। अंग्रेज छात्रों के लिए अंग्रेजी की बात की गई थी, लेकिन स्थानीय भाषाओं में, स्कूलों में, हाई स्कूलों में एंग्लो वर्नाकुलर भाषाओं और में मूल रूप से भारतीयों के लिए पढ़ाई की बात की गई थी। मानी भारतीय स्थानीय भाषा में, जैसे संस्कृत में, हिंदी में, या उस समय जो फारसी भाषा थी उसमें अध्ययन करते थे। पहली बार वुड्स डिस्पैच ने सुझाव दिया कि बंगाल के 5 प्रांतों, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब और उत्तर पश्चिम के प्रांतों में से प्रत्येक में सार्वजनिक शिक्षा विभाग बनाए जाए। डिस्पैच ने कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के 3 प्रेसिडेंसी शहरों में विश्वविद्यालयों के निर्माण की वकालत की। लंदन के विश्वविद्यालय को विद्यालयों के लिए प्रेरणा के रूप में देखा गया। तो सारे कथन को याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सुमंत, मजूमदार, पंडित राव, पेशवा, अमीर, उपयुक्त में से कौन शिवाजी अष्टप्रधान का हिस्सा था? शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान के हिस्सा थे। तो इनमें ऑप्शन दिया है 1, 2, 3, 5, ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4, ऑप्शन सी 1, 3, 4, 5, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें आप ऑप्शन देख के ही, कथन देख के ही अनुमान लगा सकते हैं इसमें कौन होगा। सुमंत हो सकता है, मजूमदार भी, पंडित राव भी, पेशवा भी, जो कि सभी के प्रधान होते थे, अष्टप्रधान के भी प्रधान, पेशवा। आमिर, आमिर जो है फारसी भाषा का शब्द है, और आमिर जो था वो मुगल शासकों के मंत्री में होते थे, लेकिन इसमें नहीं थे, अष्टप्रधान के हिस्सा नहीं थे। तो 5 नहीं होगा, बाकी चारों होगा। तो देख लेंगे 1, 2, 3, 4, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो अष्टप्रधान के
ये सब हिस्सा थे। आपको हम दिखा देते हैं और अष्टप्रधान में कौन कौन शामिल थे। सबसे पहला होता था पेशवा, जो कि परिषद के सबसे वरिष्ठ सदस्य होते थे, यानी सबसे मुख्य सदस्य होते थे। ये जो है सामान्य प्रशासन के प्रभारी थे और राज्य की मुहर इन्हीं के पास रहती थी। तो पहला हो गया पेशवा। फिर उसके बाद था अमात्य या मजूमदार और पंत सचिव, जो वित्त से निपटाते थे। तो ये तीन हो गए, अमात्य या मजूमदार एक हो गया, एक पंत सचिव हो गया। फिर थे सुमंत, जो विदेश मामलों को देखते थे, सुमंत। फिर थे मंत्री, जो खुफिया और पुलिस रिपोर्ट से निपटते थे। फिर थे सेनापति, ये एक कानूनी सदस्य होते। उसके बाद एक है न्यायाधीश, फिर पंडित राव। तो याद रखिएगा, पेशवा, अमात्य मजूमदार, पंत सचिव, मंत्री, सुमंत, सेनापति, न्यायाधीश और पंडित राव, ये सारे अष्टप्रधान के सदस्य थे। ये भारतीय हिंदू मराठा नेता शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान के सदस्य थे। और अमीर की बात करें तो ये मुगल साम्राज्य में होते थे और अन्य इस्लामिक सल्तनत काल में सल्तनत में अमीर होते थे। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। ये थोड़ा आप पिक्चर में देख लीजिए। सबसे बड़े छत्रपति, जिनके अधीन ये 8 अष्टप्रधान होते थे, जिसमें सबसे बड़े जो थे वो थे पेशवा, उसके बाद जैसे पंत प्रधान, अमात्य, सचिव, मंत्री, सेनापति, सुमंत, पंडित राव और न्यायाधीश। पंत प्रधान या पेशवा एक ही होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाजनपदों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो अगर आपने महाजनपद पढ़े होंगे तो आपका इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। कुल 16 महाजनपद थे, जिसमें इसमें दिया है कथन में कौन कौन। मत्स्य दिया है, पांचाल दिया है, वत्स दिया है, शूरसेन दिया है। तो इसको सही क्रम में दिखाना है, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी पश्चिम भारत से पूर्वी भारत की ओर इसको सही क्रम में दिखाना है। इसमें ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 4 3 2 1, ऑप्शन सी 2 3 1 4, ऑप्शन डी 1 4 2 3। देख लेते हैं थोड़ा। तो भारत के नक्शा की बात करें, हमको वैसे अच्छे से नहीं करने आता है। थोड़ा इस तरह से आता है। इस तरह से अगर हम बात करें मत्स्य की, तो मत्स्य जो है ये राजस्थान में है, आज का ये वाला क्षेत्र मान लीजिए। वत्स यहाँ कहीं पड़ता है, ये क्षेत्र। फिर उसके बाद दिया है पांचाल दिया है। तो पांचाल जो है वो आज का बरेली वाला क्षेत्र जो है, ये मान लीजिए उत्तर प्रदेश है अगर, तो यहाँ पे कहीं होगा। ये पांचाल क्षेत्र हो गया, ये पांचाल क्षेत्र हो गया, ये मत्स्य क्षेत्र हो गया। और अब बचा वत्स। वत्स जो है वो आज का प्रयागराज वाला क्षेत्र कहीं जो है, यहाँ कहीं कुंभ नगरी प्रयागराज, यहाँ पे वत्स क्षेत्र। अब बचा सूरसेन। सूरसेन आज का मथुरा वाला क्षेत्र जो है वो सौरसेन प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ये कहीं यहाँ होगा, ये सौरसेन। तो अगर पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें तो सबसे पहले आ जाएगा मत्स्य, यानी एक है इसमें ए या डी में। उसके बाद मत्स्य के बाद आता है हमारा ये सूरसेन, 1 के बाद 4, 1 के बाद 4 इसी में डी में है, तो ये राइट आंसर होगा। 1 4 देख लेते हैं फिर भी, 1 4। उसके बाद है वत्स। तो वत्स कहाँ है, वत्स सबसे लास्ट में है, यानी 3 नंबर सबसे लास्ट में जाएगा, ये हो गया। उसके बाद है सूरसेन। तो सूरसेन जो हमारा है ये देख सकते हैं दूसरे नंबर पे है, तो ये हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मत्स्य, पांचाल, वत्स और सूरसेन। इसको याद रखिएगा। कुल 16 महाजनपद थे, उसमें ये पश्चिम से पूर्व का उसका क्रम था। हमारा मैप तो वैसे बहुत अच्छा है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, नोटा इनमें से कोई नहीं के बारे में कथन पर विचार करें। नोटा यानी, नोटा का मतलब कुछ नहीं होता है,
समझे, इसके बारे में विचार कीजिए। आप जानते हो कि इलेक्शन में नोटा में वोट डाला जाता है जिसका कोई महत्व नहीं होता है। तो इसमें कथन दिया है, कथन नंबर 1, PUCL बनाम भारत संघ मामले 2013 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के निर्देश पर चुनावों में नोटा की शुरुआत की गई थी। कथन 2 है, नोटा विकल्प को पहली बार 2013 में 4 राज्यों में छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में लागू किया गया था। कथन 3 है, अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलता है तो उस निर्वाचन क्षेत्र में फिर से चुनाव होगा। ऊपर दिए गए कथनों में कितने कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3 तीनों। तो नोटा क्या है? तो नोटा के बारे में दिया है। तो पहला कथन देख लेते हैं, PUCL बनाम भारत संघ मामले 2013 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के निर्देश पर चुनावों में नोटा की शुरुआत की गई थी। बिल्कुल सत्य कथन है। 2013 में ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नोटा की शुरुआत की गई थी। नोटा विकल्प को पहली बार 2013 में 4 राज्यों के चुनाव में, जैसे छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में लागू किया गया था, जो कि बिल्कुल सत्य है। इसी चारों राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में पहली बार चुनाव में नोटा का यूज किया गया था। तीसरा कथन है, अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो उस निर्वाचन क्षेत्र में फिर से चुनाव होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता है। अगर वोटा को सबसे अधिक वोट मिला है तो उसके बाद वाला कैंडिडेट जो होगा, नोटा के बाद वाला जो कैंडिडेट होगा उसको विजेता मान लिया जाएगा और ये वोट अमान्य हो जाएगा। इसीलिए वोटा में वोट देने का कोई फायदा नहीं बनता है। चलते हैं हम अपने आप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों सही है और ये तीसरा कथन गलत है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, जब RBI SLR में 50 आधार अंकों की कमी करता है तो क्या होने की संभावना है? यानी जब RBI अपना SLR कम करता है तो इससे क्या होने की संभावना है? पहला है, भारत की GDP वृद्धि दर में भारी वृद्धि होगी। ऑप्शन बी है, विदेशी संस्थागत निवेशक हमारे देश में अधिक पूंजी ला सकते हैं। ऑप्शन सी है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी आधार दरों में कटौती कर सकते हैं। ऑप्शन डी है, इनमें से बैंकिंग प्रणाली में तरलता में भारी कमी आ सकती है। तो देख लेते हैं एक बार फिर से। तो SLR में कमी की बात की जा रही है 50 आधार अंक की, तो क्या हो सकती है? भारत की GDP वृद्धि दर में भारी वृद्धि होगी। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं होगा। इससे लिक्विडिटी बढ़ जाता है, तो इसमें बैंकिंग प्रणाली तरलता में भारी कमी आ जाती है, ये भी गलत है। लिक्विडिटी में कमी नहीं, लिक्विडिटी और बढ़ जाती है क्योंकि मार्केट में और पैसा आ जाता है। विदेशी संस्थागत निवेशक हमारे देश में अधिक पूंजी ला सकती है, ये कथन कुछ हद तक सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अधिक कम किया जा रहा है, 50 आधार अंक कम किया जा रहा है। तो ऐसे में वो समझ सकता है कि भारत में स्थिति अभी गड़बड़ है, तो ऐसे में निवेश नहीं भी कर सकते हैं। तो ये कथन भी गलत है। अगला है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी उधार दरों में कटौती कर सकती है। क्यों करना ही पड़ेगा? आधार दर में कटौती करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे मार्केट में पैसा छोड़ना है। क्योंकि अगर आधार दर में, ब्याज दर में अगर कमी करती है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे और मार्केट में अधिक पैसा आएगा, जिससे लिक्विडिटी और बढ़ेगी। तो RBI अक्सर SLR में इसीलिए कमी करती है, जिससे मार्केट में ज़्यादा पैसा छोड़ा जा सके। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए 55, ऑप्शन नंबर बी 35, ऑप्शन नंबर सी 42, ऑप्शन नंबर डी 40। तो IP सूचकांक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक ये जो है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी के द्वारा निकाला जाता है रिपोर्ट, जिसमें कुछ 55 देशों का समूह है। तो इसमें भारत का रैंक जो है वो 42 आया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 42। तो अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक में भारत का रैंक 42 है, जो कि ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का अनावरण किस शहर में किया जाएगा? तो वैदिक घड़ी है, ऑप्शन दिया है दिल्ली, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी उज्जैन। अब किया भी जा चुका है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उज्जैन। उज्जैन में किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहली वैदिक घड़ी का अनावरण। इसमें क्या करता है, ट्रेडिशनल भारतीय प्रणाली जो है इसके आधार पे ये घड़ी चलता है, भारतीय पंचांग जो है इसके अनुसार ये समय दिखाता है। तो इसको याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी ने उज्जैन में इसका उद्घाटन किया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए प्रभावी उपाय प्रदर्शित करने के बाद किस देश को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया? एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों को देखती है और किस देश को किस लिस्ट में रखना है इसको लेके तय करती है। जैसे एफएटीएफ का कई लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट, रेड लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, तो व्हाइट लिस्ट, सॉरी 3 लिस्ट होता है, व्हाइट लिस्ट, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। तो जिनकी स्थिति सबसे खराब होती है उसे ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है, उसके बाद जिसकी स्थिति होती है उसे ग्रे लिस्ट में, और जो देश अच्छे होते हैं यानी जिसकी स्थिति अच्छी होती है उसको व्हाइट लिस्ट में रखा जाता है। तो हाल ही में 2024 में जो था उसे निकाला गया है ग्रे लिस्ट से। तो वह देश है, ऑप्शन दिया है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी पनामा, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी वेनेजुएला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूएई, संयुक्त अरब अमीरात को हाल ही में फरवरी 2024 में ही एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है, जो मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने में काफ़ी प्रभावी साबित हुआ। यानी मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से क्या होता है, टेररिस्ट के लिए, ड्रग्स के लिए फंडिंग किए जाते हैं, तो उसी से संबंधित चीज़ है, तो याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर का आधारशिला रखेंगे? ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री कल्की धाम मंदिर का आधारशिला कल्की पीठ उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहीं पे इसका आधारशिला रख चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये कार्य पहले ही हो चुका है, लेकिन करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इससे प्रश्न आगे पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, जहां पे नरेंद्र मोदी ने श्री कल्की धाम में मंदिर का आधारशिला रखे थे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के अधीन बिछाई गई थी? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। तो रेलवे लाइन की बात की जा रही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी इसी ने लागू किया था, लॉर्ड डलहौजी ने ही। तो लॉर्ड डलहौजी ही पहली रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय इसी को जाता है। जो पहला रेल जो चला था मुंबई से थाने तक चला था, तो ये लॉर्ड डलहौजी, इसका कार्यकाल जो था 1848 से लेके 1856 तक था। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को एमएन जोशी जी ने की थी। और पूछ रहा है इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है बीटी रंधावे, ऑप्शन नंबर बी है सत्यभक्त, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है एनएम जोशी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना महाराष्ट्र में एमएन जोशी जी ने की थी, तो इनको भी याद रखिएगा, लेकिन अध्यक्ष जो थे वो लाला लाजपत राय बने थे। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस मुद्दे से संबंधित था? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस मुद्दे से संबंधित था? याद रखिएगा इसको। ऑप्शन नंबर ए है सरकारी योजना में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे से संबंधित थे। ऑप्शन बी है मूल संरचना सिद्धांत से संबंधित, यानी बेसिक स्ट्रक्चर से। ऑप्शन नंबर सी है एससी के लिए पदोन्नति में आरक्षण की स्वीकृति। ऑप्शन डी है एसटी के लिए आरक्षण का
विस्तार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरकारी योजना में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे के संबंध में था। ये इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला। इसमें क्या क्या था, 27% जो था ओबीसी आरक्षण था उसको बरकरार रखा गया था और आरक्षण की सीमा को 50% से अधिक बढ़ाने पर रोक लगा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देख लीजिए, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले 1992 में 9 न्यायाधीशों के पीठ ने 6-3 के बहुमत ने कुल आरक्षण पर 50% की सीमा लागू कर दी और पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के लिए 27% कोटा को बरकरार रखा गया। उच्च जातीय यानी अपर कास्ट के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% सरकारी नौकरी में आरक्षण को सरकारी अधिसूचना को खारिज कर दिया गया। यानी 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है उस समय भी उठी थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उस समय खारिज कर दिया गया था, हालांकि बाद में लागू हुआ। तो इसको याद रखिएगा, 50% का कैप जो है वो इसी में लगाया गया था 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम के बारे में कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सभी ब्रेक हैं और कोई इंजन नहीं, खाली ब्रेक है, इंजन है ही नहीं। तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1858 का अधिनियम, बी है 1919 का अधिनियम, सी है 1919 का अधिनियम, ऑप्शन डी है 1935 का अधिनियम। 1858, 1909, 1919 और 1935 किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सभी ब्रेक ही ब्रेक है, कोई इंजन नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1935 के अधिनियम। और 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था उससे नाराज होकर। देखते हैं 1935 के अधिनियम के बारे में कुछ। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने ऐसी बात की थी। इसका महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था 1935 में? इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया, जिसमें प्रांत और रियासतें दोनों शामिल थी। इसने प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था, प्रांत में समाप्त कर दिया गया। इसने केंद्र में द्वैत शासन अपनाने का प्रावधान किया। इसने भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया। भारतीय परिषद जो था उसको समाप्त कर दिया। इसने देश की मुद्रा और ऋण को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1935 को किया गया था। इसने बर्मा को भारत से अलग कर दिया। इसी एक्ट के माध्यम से बर्मा को भी भारत से अलग कर दिया गया था। इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसको पत्र लिखकर अपना पद त्याग कर सकते हैं? फिर से प्रश्न पढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसको पत्र लिखकर अपना पद त्याग कर सकते हैं? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी विधि मंत्री, ऑप्शन डी भारत के महान्यायवादी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जब अपना पद त्यागते हैं तो वो राष्ट्रपति को अपना पद त्यागते हैं। इसका जो है आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में दिया गया है, उसके गठन से संबंधित और उनके कार्यों से संबंधित बात अनुच्छेद 124 में याद रखिएगा। तो आज भी हमने कुल 20 प्रश्नों को देखा जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे। इसमें करंट्स के साथ साथ मॉडल प्रश्न को भी शामिल किया गया था। कुछ प्रीवियस ईयर्स के भी कुछ प्रश्न थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। आशा करता हूं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।